इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे हार्ट के वाल्व के रोग, है ना। इसके पहले वाले क्लास में हमने कई आपको हार्ट के वाल्व के रोग के बारे में आपको चर्चा किए थे। आज हम लोग माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस या माइट्रल स्टेनोसिस या डाइकोस्पिड वाल्व स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस, इसे आपको डाइकोस्पिड स्टेनोसिस भी कह सकते हैं, है ना। क्या होता है आपको माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल आपको डाइकोस्पिड स्टेनोसिस, इसे हम आपको माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस भी कह सकते हैं या डाइकोस्पिड वाल्व स्टेनोसिस भी कह सकते हैं। स्टेनोसिस के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यानी आपको वाल्व का सिकुड़ जाना, उसकी पत्तियां मोटी हो जाती हैं, उसमें जो छिद्र होता है, पत्तियों के बीच से जो छिद्र होता है, जो आपको तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं वहां छिद्र होता है ब्लड निकलने के लिए, वो आपको अवरुद्ध हो जाती है ना। इसको स्टेनोसिस कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि माइट्रल स्टेनोसिस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको माइट्रल वाल्व क्या होता है, कहाँ होता है ना। माइट्रल वाल्व ये, इसको हम डाइकोस्पिड वाल्व भी कहते हैं, और ये दो पत्तियों वाली वाल्व होती है ना। इसके पहले भी हमने इसके लिए चित्र हमने बनाया था। ये आपको रिंग में आपको फिक्स रहती है, ये आपको दो पत्तियों वाली वाल्व होती है ना। दो पत्तियों वाली वाल्व आपको होती है। ये रिंग है ना, ये आपको फाइब्रस रिंग होता है और इसी में आपको ये वाल्व आपको पत्ती वाली फिक्स रहती है ना। तो ये वाल्व जो है आपको हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको स्थित होती है। कौन? आपका माइट्रल वाल्व, है ना। जब आपको लेफ्ट एट्रियम आपको सिस्टोल होता है तो फिर आपका ब्लड, शुद्ध ब्लड जो है आपको इसी माइट्रल वाल्व के माध्यम से आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। किसी कारणवश ये आपको माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस जब हो जाता है ना, इसकी पत्तियां मोटी हो जाती हैं, है ना, चौड़ी हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, तो फिर इसका छिद्र जो है आपको पतला हो जाता है, बंद होने के समान हो जाता है, लगता है कि बहुत पतली हो जाती है, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम का वाल्व, आपको ब्लड जो है आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में आने में कठिनाई होती है ना। तो इसके कारण आपको लेफ्ट एट्रियम पर काफी प्रेशर पड़ता है और यही आपको सिस्टम जो है कहलाती है आपको माइट्रल स्टेनोसिस, यानी आपको लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपको माइट्रल वाल्व से आने में कठिनाई होती है, क्योंकि माइट्रल वाल्व आपको वाल्व की पत्तियां सिकुड़कर मोटी हो जाती हैं और उसकी छिद्र पतली हो जाती हैं, जिसके चलते ब्लड इसमें नहीं आ पाता है। इसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस या माइट्रल स्टेनोसिस या डाइकोस्पिड वाल्व स्टेनोसिस। अब कारण हम देखेंगे किस कारण से ये आपको पत्तियां मोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, किस कारण से। सबसे पहला कारण आपको रियोमेटिक हार्ट डिजीज या रियोमेटिक फीवर। रियोमेटिक फीवर ये जो है आपको स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से होने वाला एक बुखार है ना, जो ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया जो गले पर संक्रमण पैदा करती है ना, गले में सूजन हो जाती है ना, और फिर दर्द होने लगती है और फिर आपको फीवर हो जाती है। ये आपको बार बार अगर प्रक्रिया आपका अटैक हो रहा है और हम अच्छे से ट्रीटमेंट अगर इसका नहीं करते हैं, तो उसी परिस्थिति में आपका शरीर का इम्यून सिस्टम जो है आपको उसका मैकेनिज्म खराब होता है और वह आपको
सीधे आपके हार्ट के बल्ब पर अटैक करता है और हार्ट के बल्ब पर संक्रमण पैदा करता है और उसको उसकी पत्तियां मोटी हो जाती है, छिद्र पतली हो जाती है ना, और ब्लड वहां निकलने में कठिनाई होने लगती है। तो फिर आपका सबसे पहला रेमाटिक हार्ट डिजीज है ना, रेमाटिक फीवर के कारण होता है। और फिर दूसरा कारण इसका है हार्ट के बल्ब पर कैल्शियम का जमा हो जाना, है ना। हार्ट के बल्ब पर जैसे जैसे आपको ओल्ड स्टेज आता है तो हार्ट के बल्ब पर कैल्शियम जमा होने लगता है और कैल्शियम आपको पट्टियों को मोटा कर देती है और फिर छिद्र आपको पतला हो जाती है और ब्लड वहां से निकलने में कठिनाई होती है। तीसरा काम जन्मजात, है ना, माइट्रल बल्ब अगर डेवलप नहीं है, शुरू से सिकुड़ा हुआ है ना, तो फिर वहां भी ये ब्लड आने में कठिनाई होगी, ये माइट्रल बल्ब स्टेनोसिस होगा। और फिर चौथे नंबर में एंडोकार्डियाटिस है ना। एंडोकार्डियाटिस ये आपका हार्ट का सबसे आंतरिक आपको लेयर होता है जो आपके वाल्व के संपर्क में, ब्लड के संपर्क में रहता है, एंडोकार्डियम, है ना। और इसमें अगर सूजन हो जाती है, संक्रमण हो जाती है, तो फिर ये संक्रमण भी पत्तियों को प्रभावित करती है। ये संक्रमण यहाँ भी आ जाती है और पत्तियां मोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और सिकुड़ जाती है, फिर उसमें ब्लड सप्लाई आपको अवरुद्ध हो जाता है। और फिर हार्ट सर्जरी के बाद में बल्ब में खराबी आ सकती है। कभी कभी आर्टिफिशियल बल्ब लगता है तो उस समय भी आपको बल्ब में तकनीकी गड़बड़ी आती है और फिर आपको बल्ब स्टेनोसिस हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कड़ा हो जाता है। रेडियो हम रेडिएशन थेरापी, जैसे मानते किसी को लंग्स में कैंसर है ना, चेस्ट रीजन में किसी ऑर्गन में कैंसर हो गया, तो अगर रेडिएशन होता है तो उसके फलस्वरूप भी बल्ब आपको खराब हो सकते हैं और बल्ब सिकुड़ सकते हैं, है ना। और रेमाटिक अर्थराइटिस के कारण भी आपको बल्ब में सूजन हो जाती है, कड़ा हो जाती है और फिर छिद्र आपको पतली हो जाती है और ये प्रॉब्लम आपको होता है। कभी कभी बल्ब के बदले जाने पर, मतलब आर्टिफिशियल बल्ब जब लगता है तो उस बल्ब के ऊपर भी ब्लड क्लूट कर जाते हैं और फिर स्टेनोसिस हो जाता है, छिद्र वहां पतली हो जाती है और ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले लक्षण आपको सांस फूलना, सांस चलने में या सीढ़ी चढ़ने में या मेहनत वाला काम करने में आपको सांसें फूलने लगती है। कभी कभी रात में सोने के समय में भी सांसें रुकती हुई महसूस होती है ना, सांसें फूलती भी है। और थकान और कमजोरी, है ना, क्योंकि आपके शरीर में सेल टिश्यू तक आपको शुद्ध ब्लड नहीं जा पाता है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके चलते ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं पूर्ण होती और फिर एटीपी ऊर्जा भी नहीं कम बनती है, जिसके चलते आपके शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। खांसी आना, है ना। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम पर, है ना, जब आपको ब्लड आपको माइट्रल बल्ब से पास नहीं करेगा तो लेफ्ट आर्टरियम पर एक प्रेशर पड़ेगा और ये प्रेशर के चलते आपको एराथमिया रोग यानी हार्ट का धड़कन गड़बड़ हो जाती है, अनियमित रूप से धड़कन होने लगती है। ये भी सिम्टम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कभी कभी खांसी के साथ में ब्लड आना, है ना, चेस्ट में, सीने में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, लीवर में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। और साथ में आपको कभी कभी आपको पेट में भी पानी जमा होता है, कभी लंग्स में आपको प्रेशर बढ़ने के चलते, क्योंकि आपके जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा तो ये ब्लड यहाँ आपको प्रेशर बनेगा, इसका प्रेशर आपको लंग्स पर पड़ेगा, तो फिर कभी कभी इस प्रेशर के चलते आपको बेहोशी, चक्कर आना, कभी कभी मछली होना, है ना, ये भी सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको माइट्रल स्टेनोसिस में। और इसमें सहायक औषधि आपको इलेक्ट्रोपैथ की सहायक औषधि जो है आपको सबसे पहले आपको A3 या A1, है ना, A1 प्लस C1 प्लस F1, है ना,
ये आपको मेन औषधि आपका हुआ है ना। इसको थर्ड या इसको A1A3 को फर्स्ट डाइल्यूशन में और इसको थर्ड डाइल्यूशन में आप दीजिए, है ना। और फिर इंजेक्शन नंबर आपको 12 काफी लाभप्रद होती है। A2 का कंप्रेस, है ना, कंप्रेस 27 नंबर पॉइंट पर, नर्व पॉइंट 27 पर लगावे, है ना। और फिर अन्य तरह के आपको सपोर्टिंग ट्रीटमेंट, जैसे आपको लीवर में अगर सूजन हो गया है तो फिर S5 और F1 की औषधियों को आप थर्ड फिफ्थ डायलेशन में पिलाइए। और एसाइटिस रोग है तो फिर S6 की कुछ आपको मात्रा भी किडनी के फंक्शन को बढ़ाने के लिए, आपको यूरिन को निकालने के लिए भी आपको देना पड़ सकता है। और कभी कभी जो है आपको खांसी है, लंग्स पर प्रेशर पड़ा है तो पी ग्रुप की औषधियों को भी हमको सम्मिलित करनी पड़ती है। और फिर पेशेंट को कंस्टिपेशन है, कब्जियत है, तो इस क्लास की सूखी गोलियों की भी हम प्रयोग करते हैं, है ना। इस तरह आपको सपोर्टिंग ट्रीटमेंट और कुछ मेन ट्रीटमेंट को लेकर हम इसके रोगों पर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।